मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? सुबह था इधर, ऐसे कैसे हुआ? इधर तो था, मैं इधर था इधर। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में अगर भगवान के बाद कोई इंसान किसी पर भरोसा करता है तो वो है डॉक्टर। एग्जाम्पल देता हूँ, तो एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात और एक डॉक्टर की कही हुई बात में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो उससे कम पर बात नहीं करता है, वो कहता है डॉक्टर ने कहा है, और डॉक्टर उसके लिए भगवान का प्रतिरूप हो जाते हैं। जब कोई मरीज किसी दवाई की दुकान पर जाता है तो केमिस्ट वाले से झगड़ा करता है। इस बात का झगड़ा इस बात का होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई है वो दुकान वाले के पास नहीं होता। तो दुकान वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिखी है वो मेरे पास नहीं है, इससे अच्छी दूसरी दवाई है मेरे पास। तो मरीज बोलता है नहीं मुझे तो यही दवा चाहिए। और केमिस्ट समझाते परेशान हो जाता है कि भैया एक ही दवा के दो नाम है ये, तब भी मरीज नहीं समझता और बोलता है कि मुझे तो यही दवा चाहिए। तो ये भरोसा है डॉक्टरों पर। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एलोपैथी जो इन लोग का षड्यंत्र चल रहा है, और जो हॉस्पिटलों का जितने भी है ना, मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, और मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाया। शायद आप लोग में से 2-4 भी समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ी हैं ये सब के बारे में, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग ही, कुछ सीख के ही आप जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। फार्मेसी कंपनियां और ये डॉक्टरों ने इंसानों को धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े समझते हैं। इस देश में लोग रोग से नहीं मर रहे जितना दवाई लेने से मर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जीते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, फार्मेसी कंपनियां, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज और इस देश की खुद की सरकार, जिसे हम भगवान समझते हैं, वो शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो है डॉक्टर्स। इस देश में आज़ादी आने के बाद 10 करोड़ की दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना आने के बाद 40,000 करोड़ की दवाइयाँ इस्तेमाल होने लगी बाज़ारों में। हमारी देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम है हाथी कमीशन। उस कमीशन का मेन उद्देश्य ये था कि ऐसी कितनी दवाई है जिसके बिना इलाज नहीं हो सकता इस देश में। तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस लिस्ट में 17 दवाइयों का नाम था, और डॉक्टरों ने खासकर बोला था कि ये 17 दवाइयों के अलावा कोई दवाई नहीं होनी चाहिए बाहर की, और ये 17 दवाई हर चीज़ में काम आएगी, कैंसर से लेकर बुखार तक जितनी भी दवाइयाँ हैं। और ये सब कमेटी ने मिल बनाई थी, और साफ प्रिस्क्रिप्शन में बोला था कि ये 117 दवाई के अलावा कोई बाहर की दवाई नहीं आनी चाहिए। ये दवाइयाँ इन्वायरमेंट और भारत के वातावरण को देखकर लाई गई थी। कमीशन आने से पहले ज़्यादातर दवाइयाँ विदेश से ही आती थी, लेकिन इस कमीशन के आने के बाद सारी दवाइयाँ, ये सब जितनी दवाइयाँ हैं, विदेश में ही उत्पादन होती थी। इस नीति का एक ही मकसद था कि भारत में सस्ती और अच्छी दवाई मिले और गरीब से गरीब अपना इलाज करा सके और भारत आत्मनिर्भर हो जाए। देखिए भारत की बर्बादी कहाँ से शुरू हुई। 1990 से 1991 तक भारत सरकार ने नीतियों में बदलाव कर दिया ताकि विदेशी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके, यानी अब विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया और उनका बाजार खुल गया भारत देश में। हाथी कंपनी रिपोर्ट के अनुसार 117 दवाई काफ़ी थी भारत देश में लोगों के लिए, लेकिन विदेशी कंपनियों के आते ही 84,000 फॉर्मुलेशन आ गए भारत देश में। WHO भी टीम भारत आती है और भारत सरकार को बोलती है कि जो कमेटी का रिपोर्ट है 117 दवाई का वो काफ़ी पुराना है। भारत में जो नई बीमारी आ रही है तो WHO ने एक और लिस्ट जारी की अपनी दवाई की, और हाथी कमेटी और WHO की रिपोर्ट दोनों मिलकर एक लिस्ट जारी करती है जिसमें 450 दवाइयाँ जरूरी है, बस इसके अलावा कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इस देश की सरकार इतनी हरामी है, पैसों के चक्कर में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दे देती है और इनको लगता है कि विदेशी कंपनियां जो भी करेगी अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, किसी भी व्यापार में 1000% का मुनाफा नहीं है। सोने के व्यापार में भी 1000% का मुनाफा नहीं है जितना दवाई के व्यापार में मुनाफा है। हथियारों के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा व्यापार स्टेप बड़ा है वो दवाइयों का है। हमारे देश में जो बेकार की फालतू की दवाइयाँ बिक रही हैं, जिनको दुनिया में किसी भी देश ने बेचने से मना तक कर दिया, बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने भी मना कर दिया, अपने देश में धड़ाधड़ बिक रही है। आप सबको एक बात बता दूं कि दुनिया में एक कानून है कि आप दवाओं का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन भारत एकमात्र देश है जहाँ दवाओं का विज्ञापन होता है, जैसे बीच जैसे गोली का। सर्दी है? हाँ। सर दर्द भी? हाँ। और खांसी भी? अरे हाँ भाई हाँ। तो 3 अलग-अलग इलाज क्यों? सिर्फ फिक्स लो। मतलब ये टैबलेट दे खांसी से भी राहत? अरे हाँ भाई हाँ, ये है विक्स का नया एक्शन 500 एडवांस्ड। इसमें है नेजल स्प्रे, सर दर्द की गोली और कॉफ सिरप की गोली, तो सर्दी नहीं, सर दर्द नहीं, खांसी। सो कॉल्ड जो विराट कोहली और बड़े बड़े ये सब क्रिकेटर जिसको गौर मानते हो आप लोग, भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं। इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है।
अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों? विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया। एक बात मैं आपको साफ शब्दों में क्लियर कर दूं कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, ये सब जहर है। कि आपके शरीर की ताकत कितनी है इस जहर को पचाने की, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ठीक होते हैं या मरते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर जरूरी खतरनाक और बेकार की दवाइयाँ खा के जितने लोग मरते हैं उतने तो वो अपने स्वाभाविक मौत भी नहीं मरते हैं। अब बात करते हैं एलोपैथी के इतिहास के बारे में। अगर हम एलोपैथी के इतिहास को देखें तो यह सिस्टम 400 BC के आसपास शुरू हुआ था। तब इसे एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम नहीं बल्कि हिपोक्रेट मेडिसिन सिस्टम कहा जाता था। बाद में ये सिस्टम आगे बढ़ता गया और भारतवर्ष में पहली बार सैमुअल हैनीमन ने इसे एलोपैथी नाम दिया। सैमुअल हैनीमन ने ही एलोपैथिक और होम्योपैथी का आविष्कार किया था। और इस हिपोक्रेट सिस्टम का आप फिलॉसफी सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। इनका इलाज कैसे होता था ध्यान से सुनना। तो हर रोगी जो बोलता था मैं बीमार हूँ पर जोक डालते थे, जोक मतलब लीच होता है, और उसको बोलते थे कि तुम्हारे में खून प्रदूषित हो गया है, गंदा हो गया है, इसको निकालना पड़ेगा। जब ये जोक तुम्हारा खून चूसेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। और हाथ का नस काट देते थे और जानबूझकर उल्टियाँ करवाते थे। ये इनका आधार है एलोपैथी का। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, उनको एक दिन तबीयत खराब हुई, उनको बुखार हो गया। तो एलोपैथी का आधार क्या है कि अगर तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, तुम्हारे खून में गंदगी चला गया है और प्रदूषित हो गया है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे? तो जॉर्ज वाशिंगटन के दोनों हाथ का नस काट दिया गया रात में, और दिन तक छोड़ दिया गया कि निकल जाएगा। तो क्या हुआ, गंदे खून के साथ अच्छा खून भी निकल गया और सुबह उनकी मौत हो गई। तो ये है एलोपैथी का फिलॉसफी। अब बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन है क्या और काम कैसे करता है। एलोपैथी मेडिसिन का मूल सिद्धांत बीमारियों से लड़ना और सिर्फ लड़ना है। ये सिस्टम खुद मानती है कि इसका काम है सिर्फ लक्षणों से लड़ना, बजाय उसके रूट कॉज को ठीक कर। वैसे अगर हम गूगल पर सर्च करें कि व्हाट इज एलोपैथी, तो इसके अर्थ से ही पता चलता है कि कितना खतरनाक सिस्टम ही चलते आ रहा है। ये कभी भी बीमारियों को ठीक नहीं करता। उदाहरण के लिए अगर आपको बीपी या डायबिटीज हो तो आप एक दिन भी बिना दवाई के नहीं रह सकते, वो सिम्टम्स दोबारा आ ही जाते हैं। दवाएं करती क्या है? कोई भी दवा आप खाओगे वो किसी एक बीमारी, एक लक्षण को कुछ समय के लिए ठीक करे, ठीक तो कर देगी, दूसरे लक्षण पैदा कर देगी। दवाओं का आदत लगने का खतरा, रिस्क ऑफ एडिक्शन। गलती से भी कोई 2 गलत दवाएं एक साथ ले लिया तो आपको विकलांग तक बना सकती है। और सर्जरी की बात करें, पैसे के लिए भारत में महिलाओं का सिर्फ सर्जरी नहीं कराया जा रहा है। पैसों के लिए गिरने की कोई सीमा नहीं रही इन डॉक्टरों में। लगातार दवाई लेने से साइड इफेक्ट्स होते हैं और साइड इफेक्ट से नई बीमारी, और उसके लिए फिर अस्पताल जाके पैसे खर्चे करके नई दवाई लेते। कई बार तो बीमारियां जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि दवाइयाँ बिके और उनका मुनाफा हो। बात करते हैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। ध्यान से सुनेगा, जिसे पूरी दुनिया मिटाने में लगी है। और भारत के एलोपैथी महान डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो गवारों की पद्धति है आयुर्वेद को। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एलोपैथी के जो जितने महान डॉक्टर है ना, उनका भी यही मानना है कि तो पहले आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। जहाँ एलोपैथी 24 वर्ष पहले आया था, वही आयुर्वेद 5000 साल पुराने से चलते आ रहा है। तो आप सब तो जानते ही हो कि चाहे रामायण आज से 33 लाख वर्ष पहले, रामायण में भी आयुर्वेद का उल्लेख है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदी एक ऐसा चिकित्सा है जो पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए बोलता है और बीमारियों का उपचार करता है। ये मात्र एक ऐसी चिकित्सा पद्धति। एलोपैथी सोचता है कि बीमार पड़े तो उस लक्षण को कैसे ठीक करें, और आयुर्वेद दुनिया का एकमात्र शास्त्र है जो कहता है कभी बीमारी मत करो। अब में महर्षि वाग्भट जैसे महान पुरुष हुए जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखे, जिसमें 7000 श्लोक का वर्णन है। अब मैं आपको बता दूं कि राइनोप्लास्टिक और प्लास्टिक सर्जरी ये भारत की ही देन है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। 1780 के आसपास में हैदर अली और कर्नल कूट का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली ने कर्नल कूट का नाक काट दिया था। और नाक इसलिए काटा था कि भारतीय संस्कृति कहती थी कि नाक कटना सबसे बड़ा अपमान है। हैदर अली ने कर्नल कूट का नाक काट दिया था और उसका नाक उसके हाथ में था, और कर्नल कूट वो नाक लेके भाग गया घोड़े के साथ। भागते भागते मैसूर के बॉर्डर पे गया। वहाँ एक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगाम के एक गाँव के वैद्य ने उसकी नाक 21 दिनों के अंदर सही कर दिया, उसकी सर्जरी कर। और वो अपनी डायरी में लिखता है, ये बात हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलता है। ऐसे ऐसे महान वैद्य भारत देश में है। वैदिक काल में जो चिकित्सा हुआ करते थे
वो नारियल देखकर पता लगा देते थे कौन सी बीमारी है, जिसे आप पल्स डायग्नोसिस कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी, जिसको आप शल्य चिकित्सा कहते हैं, उनके आविष्कारक सुश्रुत जी हैं, जिन्होंने बिना मशीन के सर्जरी करते थे आयुर्वेद के माध्यम से। आजकल हम तो की मानसिकता कैसी होगी, जो डॉक्टर 8-10 गोली दे वो महान डॉक्टर हो गया, और जो डॉक्टर एक गोली में ठीक कर दे वो छोटा डॉक्टर हो गया, और जो डॉक्टर फ्री में ठीक कर दे वो तो मूर्ख डॉक्टर। जो मल्टीनेशनल कंपनी पता है क्या सोचती है, जो कंपनियां उनके देश में बैन है वो कहीं भी नहीं चलेगी, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ चल जाएगा। डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है भारत देश को, मतलब कचरा पूरा सब भारत में फेंकना है, और भारतीय लोग कीड़े मकोड़े हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे सरकार को दिया जाता है, क्योंकि उनको इससे पैसा मिलता है। गरीब देशों के बाजार में ये फार्मा कंपनियां क्या करती है, ऐसे महान डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों को पकड़ती है। अच्छी घटना बताता हूँ, इलाहाबाद शहर जो बी श्रेणी में आता है, वहाँ के एक डॉक्टर का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपनी नई दवा को पर्ची पर लिखने के लिए उस डॉक्टर को हर महीने 40,000 रुपये सुविधा शुल्क देने का प्रस्ताव रखा था हर महीने। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कुल लागत का बड़ा हिस्सा प्रचार प्रसार में खर्च करती है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, अब रोग से नहीं डॉक्टरों से बचो, क्योंकि एक बार जब आप इनके चक्कर में फंस गए तो आपका ज़िंदगी नर्क हो जाएगा। मैं आपको हॉस्पिटलों की लूट बताता हूँ, जो कि बड़े बड़े सोकॉल्ड एम्स बोलो चाहे अपोलो बोलो, इनमें चलता क्या धंधा प्राइवेट हॉस्पिटल में खासकर, कि पेशेंट्स को रखते हैं 5-6 दिन तक और बताते नहीं है आखिर वो मर चुका है, लेकिन बताएंगे नहीं फैमिली को, लेकिन धीरे धीरे लूटते हैं उनसे, और लास्ट में जब 5-6 दिन 10 दिन हो जाते हैं तब उनको बताते हैं कि आपका पेशेंट का निधन हो चुका है। परिवारों से लाखों रुपए लूटते हैं। अब मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ जो पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन भारत जैसे देश में वो बिक रही है। करप्ट हो चुका है भाई, पूरा करप्ट हो चुका है अमेरिकन सिस्टम, पूरा A to Z, सरकार से लेके हर डॉक्टर तक इसमें है, और गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग इसमें मर रहे हैं, और कोई नहीं मर रहा है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, एक लंबा लिस्ट दे दूंगा, आप देखते रहना उसमें दवाई कौन कौन सी बैन है। फेनिप्रोपेनोलोमाइन PPA, ये सर्दी जुकाम का दवा है जो USA में बैन किया गया है, और इसका कारण यही है कि ये इसके साइड इफेक्ट ये कि ब्रेन हेमरेज कर देता है। दूसरा है निम्यूसोलाइड, बैन है USA, UK और कनाडा में, कारण क्या है, लीवर को नुकसान पहुँचाता है। तीसरा है रेंटिलाइड जेंटक, बैन है USA और बाकी देशों में, कारण क्या है, एक कैंसर धारित तत्व इसमें है मौजूद है। और चौथा है सेरोटोफाइडेस, दर्द और सूजन के इलाज के उपयोग होता है, ठीक है, बैन है यूरोप के बाकी देशों में बैन है ये, जो कि भारत को खुलेआम दिख रहा है। पांचवा एंगलिन मेटोमाइजोल, बैन है USA UK में, कारण क्या है, खून की एक खतरनाक स्थिति का जोखिम है इसमें। मिथिला इंडिचन कंपनी है जो कि टीकाकरण करती है, मस्पर बच्चों की गले की बीमारी के है। इससे यूरेक्स्टेन टीका भयानक दुष्प्रभाव, जापान में बैन है, कनाडा में बैन है और इंग्लैंड में बैन है। इंग्लैंड और कनाडा के डॉक्टर का मानना है कि साइड इफेक्ट वीडियो टीका लगाने के बाद बच्चों की दिमागी बुखार हो जाता है, दिमाग को ऊपरी परत और पर सूजन का असर पाया गया है। गाँव में ये टीका बड़े पैमाने पर बिक रहा है। इस कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान में धड़ल्ले से बिक रही है। इल्ली ईद का बूचर खाने से रोजाना 13,000 लीटर खून बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं टॉनिक बनाने के लिए, खासतौर गर्भवती महिलाओं के लिए। पशुओं के खून से बनने वाला डेक्सोरेंस टॉनिक जो बहुत फेमस है, और जो गवारों की पद्धति बोल रहे थे आयुर्वेद को, वो आजकल पेटेंट करवा रहे हैं, तुलसी से लेके हल्दी से लेके हर चीज़ पर। भारत ही नहीं और भी जितनी गरीब देश है एशिया और अफ्रीका में, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जो औषधि है उस पर पेटेंट करा रही है, और उन्हीं का सामान उन्हीं को बेच रही है डबल दाम के। कहते हैं एड्स और कॉन्डोम का व्यापार। चॉकलेट यही तो चाहिए लड़के को। और पार्टनर से पूछा क्या? आई लाइक स्ट्रॉबेरी। और आपने अपने पार्टनर से पूछा कि उन्हें क्या पसंद है? समझ आया कुछ? ऑलवेज अपने पार्टनर से पूछो। एड्स का हल्ला मचाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया। हालांकि एड्स खतरनाक बीमारी है, लेकिन एड्स के एक माध्यम नहीं है, एड्स बहुत तरीकों से हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ को पकड़ लिया है कि इससे एड्स होता है। अब कुछ भी करो लेकिन कॉन्डोम का यूज़। ये नहीं बताते कि अपने ऊपर संयम रखो या अपने पार्टनर के साथ वफादारी रखो, ये सब नहीं बताएंगे। उनका मानना है कि जो भी करना है, और यही कारण से 100 करोड़ कॉन्डम्स सालाना बिक रही है। और मैंने कहीं ये पढ़ा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है बिना युद्ध लड़े, तो वो आगे युवा पीढ़ियों में नग्नता और यौन संबंध को आम बना दी, वो देश ऑटोमेटिक करा दे जाए। लास्ट पार्ट की ओर आते हैं वैक्सीन के बारे में। तो आप सबको पता है कि महामारी पैंडेमिक आया था कोविड-19। तो मैं आपको बोल दूं कि कोरोना वायरस जो है वो आया नहीं था, उसको लाया गया था, ये एक षड्यंत्र था। तो आप सब बोल रही है क्या बक रहा है, तो मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ। कोरोना वायरस के आने के बाद सभी बीमारियाँ गायब हो गई
इस कदर जैसे शेर के आने के बाद सियार गायब होते हैं वैसे। वायरस एक बायोलॉजिकल वार है ह्यूमैनिटी पर। सुपर इंटेलिजेंस लोगों को लगता है कि पृथ्वी में इतने लोग नहीं चाहिए जितने अभी मौजूद है, और इन्हें कम करने के साथ और अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसे वन वर्ल्ड और वन ऑर्डर कहते हैं। जिस बीमारियों में वैक्सीन नहीं बनती उसका प्रचार नहीं होता, चाहे मरने वाले लोग कितने भी हो। और जिस बीमारियों में वैक्सीन बनती है और मरने वाली संख्या बहुत कम है, उसका प्रचार बहुत किया जाता है। कारण क्या, जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इनको इसके लिए पैसा मिलता है। तो आपको मैं एक सच्ची घटना ही सुना देता हूँ। ये वैक्सीन जो लगा हुआ है, अब सबको, मुझे भी लगा है और बाकियों को भी लगा है, और सरकार ने ज़बरदस्ती लगवाया है और ऐसे नहीं लगवाया है। This pandemic is not a real medical pandemic. The COVID-19 vaccine is not proven safe or effective because there's not been enough time. In addition, there is not a clear definition of any new disease for which it can be tested against. There has not been a virus that has been purified or shown to be the cause of an illness. Thus, there is no target for a vaccine. However, the bottom line is that since no additional deaths have occurred in relation to a new disease, there is simply no need for a new vaccine. Hi, my name is Hilde Smet. I'm a Belgian medical doctor, and I'd like to say that the new COVID-19 vaccine is not safe and that there is no global medical pandemic. For almost 20 years, the pharmaceutical industry has been trying to develop corona vaccines, but never managed, because they saw in the animal trials that there were serious side effects, autoimmune disorders, when the animal was exposed to a new wild-type virus. These autoimmune disorders are comparable with the complications we have seen in some COVID-19 patients. Now, due to the excuse of a global pandemic, the pharma industry has the permission to skip the animal trials. This means that we humans will be the guinea pigs, and we might get severe side effects when we are exposed to new viruses. My name is Nils Foss. I'm a medical doctor in Bergen, Norway. The COVID-19 vaccine has not been proven safe and effective. It's a new technology and it's been tested on a few thousands of people in a few months. Please do your own research. This is not a real medical pandemic. The death rates in Norway are not higher than on an average year. Dr. Elizabeth Evans, the COVID-19 vaccines are not proven to be safe or effective. We believe that it is reckless and unnecessary to roll out these essentially experimental vaccines that are using a completely new mRNA technology to millions of people when there is only limited short-term safety data, no evidence that they will prevent transmission of the virus, and no long-term safety data to rule out late-onset negative effects like autoimmune diseases, infertility. Doctors aren't allowed to question COVID-19 in public. Material containing the truth about the alleged disease and the vaccine is banned. In the last year, I've been demonized and lied about, and a 50-year career and reputation trashed by those promoting a pandemic that never was and a vaccine that was never needed. The whole COVID-19 scam is, as I said in March 2020, the greatest hoax in history. The principle of informed consent is essential in medicine, but patients now having vaccines can't give informed consent because they aren't being informed. My name is Dr. Johan Dennis from Belgium. The corona vaccine is not proven safe or effective. There is no medical emergency. It is a fake pandemic. The coronavirus is in terms of harmfulness, mortality and transmissibility comparable to a seasonal flu, and I can only reject the extreme disproportionate measures that are taken by our governments. There is no emergency situation. It was all orchestrated to make you fearful enough to take the vaccine. This vaccine is just not proven safe. It has been developed too quickly. We have no idea what the long-term effects will be. It needs much more investigation. There is no hurry or emergency. It might possibly change your DNA. This is irreversible and irreparable for all future generations. An experiment on humanity. I would never give it to myself, my patients or my loved ones. We are no guinea pigs. This is not a real medical pandemic the world is enduring at this time. The vaccine has not been proven safe or effective, and I will not be taking and or recommending it because there is no safe vaccine. Period. सच्ची घटना सुनाता हूँ ये वैक्सीन के ऊपर। 1916 से 1918 तक एक बीमारी फैली, महामारी फैली, एवियन फ्लू। इस बीमारी के फैलने के बाद सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए, 4 करोड़ लोग, और इस प्रभावी से 6000 लोग मारे गए। इस बीमारी का डर पैदा हो गया लोगों में और मीडिया ने इसी का फ़ायदा उठाया। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिकन कंपनी ने एक वैक्सीन बनाया फ्लू का। और मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों ने भी ये वैक्सीन लगाया, पूरी दुनिया भर में 40 लाख लोग मर गए इस वैक्सीन को लगाने के बाद। कितने लोग प्रभावित हुए? 4 करोड़ लोग। और मरे कितने लोग इससे? 6000 लोग, बस ये एवियन फ्लू से। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद 40 लाख लोग मरे और कितने लोग तो लांग और अपंग हो गए। कि आप खुद समझदार। लास्ट में यही बोलूँगा, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन नहीं आया,
वैक्सीन के लिए कोरोना वायरस आए। ये सब का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है जो बिना डिग्री का बहुत शक्तिशाली आदमी है, जिसका नाम है बिल गेट्स, द मोस्ट पावरफुल मैन, द बिल गेट्स। We could lower that by perhaps 10 or 15%. We could lower that by perhaps 10 or 15%. Population. We could lower that by perhaps 10 or 15%. We could lower the population by perhaps 10 or 15%. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower the population by perhaps 10 or 15%. सब कारनामा बिल गेट्स का ही है, क्योंकि WHO जो है वो बिल गेट्स के ही इशारे पे नाचती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग बिल गेट्स ही करता है WHO को। लास्ट में डॉक्टरों से मैं यही अपील करूंगा कि अगर 10 लाख लोगों में से एक का भी जब जिंदा है डॉक्टरों में, तो प्लीज़ आप विदेशी कंपनी जितनी बैन है वो सब प्रिस्क्रिप्शन में दवाई मत लिखे। ये सोचकर दवाई लीजिए कि आप अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी को दवाई दे सकते हैं, वही सोचकर दूसरों को भी दवाई लिखें और इस देश को बचा लीजिए, क्योंकि ये सब आप ही के हाथ में। और खासतौर पर ये टॉनिक देना बंद कीजिए। ये हेल्थ टॉनिक है, ये टॉनिक है, इससे बढ़िया बोलिए संतरे का जूस पीजिए, और ये टॉनिक कुछ नहीं है, बस चीनी का बोल रखा हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद।